नमस्कार, मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ शजर आपके साथ। मंथन में आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार का बाजीगर कौन। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने इस बार मतदान 2 चरणों में कराने का फैसला किया है। पहले चरण में 121 जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार में सामान्य की 203, एससी श्रेणी की 38 जबकि एसटी श्रेणी की 2 सीटें हैं। और पहले चरण का जो मतदान है वो 6 नवंबर जबकि दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर को होगी। नतीजों के लिए 14 नवंबर तक का इंतजार आपको करना होगा, लेकिन उससे पहले एक बात चौंकाने वाली सामने ये आई है कि कुल मिलाकर इस बिहार चुनाव में एनडीए का ही सर्वे इंडिया गठबंधन के साथ कड़ी टक्कर का इशारा कर रहा है। बात इस पर करेंगे, साथ ही बात करेंगे बिहार का बाजीगर आखिर कौन है। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार की सत्ता का रण खिंच चुका है। प्रत्याशियों के नाम सामने आने लगे हैं। सियासी दलों ने जीत के लिए दांव-पेच लगाने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव में इस बार बहुत बड़े बदलाव की आहट भी दिख रही है। राष्ट्रीय दलों का दखल बढ़ रहा है। इंडिया और एनडीए दोनों में इसका असर देखा जा रहा है। एनडीए की सीट शेयरिंग में इसकी झलक भी मिल गई। वहीं आईएनडीआईए ब्लॉक में सीटों के बंटवारे का काम अभी जारी है। ये ट्रेंड वहां भी दिख रहा है। बिहार में सत्ताधारी एनडीए के नए सर्वे के बाद अंदर ही अंदर खलबली मच गई है। इस इंटरनल सर्वेक्षण से पता चला कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दोनों प्रमुख गठबंधनों के वोट शेयरों में केवल 1% का अंतर रह सकता है। कुल मिलाकर इस बिहार चुनाव में एनडीए का ही सर्वे इंडिया गठबंधन के साथ कड़ी टक्कर का इशारा कर रहा है। एनडीए में सीटों के बंटवारे में जैसे ही जेडीयू और बीजेपी एक समान सीटों पर लड़ने के लिए राजी हुई, सालों से गठबंधन में चली आ रही बिग ब्रदर परंपरा आधिकारिक रूप से खत्म हो गई। अब तक जेडीयू बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती थी और नीतीश कुमार की भूमिका बिग ब्रदर वाली मानी जाती थी। 2020 चुनाव में जेडीयू को बीजेपी से कम सीटें मिली थी, तब भी नीतीश कुमार सीएम बने। लेकिन इस बार बिग ब्रदर का सवाल ही खत्म हो गया। वह इंडिया ब्लॉक ने भी इस बार कांग्रेस ने आरजेडी के सामने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। सीटों की संख्या में भले अभी उसका असर नहीं दिखे, लेकिन राज्य में पार्टी ने सालों बाद अपने दम का विस्तार करने की इच्छा दिखाई। राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई यात्रा पिछले कई सालों के दौरान पार्टी की तरफ से पहली ऐसी कोई पहल थी। साथ ही इस बार आरजेडी के सामने पार्टी का रवैया भी बदला हुआ दिखा। प्रभारी की नियुक्ति से लेकर जिस तरह पार्टी ने आरजेडी के सामने बराबरी का रुख दिखाया, उससे संकेत गया कि पार्टी अब इस राज्य में अपने सियासी भविष्य को लेकर गंभीर दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो इसका भी बड़ा असर आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन इसके लिए कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अगर पार्टी आरजेडी के सामने या उससे बेहतर स्ट्राइक रेट रखने में सफल तो कांग्रेस बिहार में और ताकत झोंक सकती है। वहीं 2020 की तरह पार्टी महागठबंधन की कमजोर कड़ी साबित हुई तो उसके लिए आगे की राह कठिन ही रहेगी। ऐसे में राज्य में कांग्रेस क्या भविष्य में अपना अस्तित्व बचाते हुए आगे बढ़ने में सफल होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बाजीगर कौन होगा, मुद्दे की बात है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो 243 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं और एनडीए बनाम इंडिया साफ तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक सर्वे है जो खड़ा हो गया है। कि वो सर्वे क्या है कि बिहार में सत्ताधारी एनडीए ने जो नया सर्वे के बाद जो अंदर ही अंदर खलबली मच गई, जिसमें जो सामने निकल के एक बात आई वो ये कि गठबंधन में वोट शेयर में केवल 1% का अंतर रह सकता है।
तो ये जो स्थिति बनी, इसने एनडीए के अंदर खलबली को पैदा कर दिया। बिहार का कास्ट फैक्टर भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखाते रहेंगे। ओबीसी, ईबीसी, दलित, आदिवासी, समान वोट प्रतिशत क्या है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते रहेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो निकल कर एनडीए जो सर्वे करा रहा उसमें जो स्थिति निकल कर आ रही वो बहुत ज्यादा सोचने वाली है, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मच चुकी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तकरीबन पूरी तरीके से बना लिया है और वो सामने भी रख दिया है, लेकिन इंडिया अभी तक सीट शेयरिंग के मामले में, आईएनडीए अभी तक सीट शेयरिंग के मामले में कोई भी तस्वीर साफ नहीं रख पाया है। तो क्या माना जाए बिहार में एनडीए इंडिया से एक कदम आगे चल रहा है? और 2020 में 43 सीटों के जो नतीजे रहे वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। इन तमाम चीजों के परिपेक्ष में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार का बाजीगर कौन है। मैं कह सकता हूं क्या आने वाले चुनाव के नतीजों में आपको पता लगेगा कि बिहार का बाजीगर कौन है, लेकिन कहते हैं कि आंकड़े भी, समीकरण भी, ये सभी बहुत कुछ बोलते हैं। और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। निशांत कुमार वरिष्ठ पत्रकार है, बिहार से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और रंजीत सम्राट वरिष्ठ पत्रकार है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाजिर आलम राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ गए। नाजिर जी बहुत बहुत स्वागत है। ओपी यादव जी चुनाव विश्लेषक बिहार से, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। और नाजिर आलम जी के पास सीधे रुख करते हैं। नाजिर आलम जी, क्या कहेंगे मौजूदा वक्त में जो बिहार में बहुत कुछ जिसे कह सकते हैं कि पहला चरण कब होगा, दूसरा चरण उसकी सीट को लेकर हो गया, लेकिन जो मोटे तौर पे मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, बिहार में एनडीए बनाम इंडिया है, सर्वे कह रहा है कि 1% अंतर रह सकता है, लेकिन इन सब के बीच अगर बात की जाए तो मौजूदा स्थिति में क्या आपको नजर आ रही है बिहार के चुनाव को लेकर, किसका पलड़ा कितना भारी है, समझना चाहेंगे। हाँ नाजिर आलम जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, मैं चाहूंगा कि उसको थोड़ा दुरुस्त किया जाए। जी बोलिए। हाँ नाजिर जी बोले। शायद मुझे लग रहा है कि आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ रंजीत सम्राट वरिष्ठ पत्रकार हैं। रंजीत जी, आप किस तरह से देखते हैं बिहार के इलेक्शन को? हाँ रंजीत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंची है? जी, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं बिहार की राजनीति को और मौजूदा वक्त में जो सियासी बयानबाजी और सियासी चीजें चल रही हैं, अगर उसको हम समझने की कोशिश करें तो बिहार चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया की जो लड़ाई है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? रंजीत जी। मैं बता दूं, बिहार चुनाव में अभी तक गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 71 सीटों पर अपना लिस्ट जारी कर दिया है। महागठबंधन का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत खासकर तेजस्वी यादव से 62 सीट का मांग कर रहा है, और इसी को लेकर अभी हम राबड़ी आवास के पास हैं और काफी भीड़ है। टिकट लेने वाले लगातार लाइन में है और इंतजार कर रहे हैं कि कब आला कमान उन्हें टिकट के लिए बुलावे। हालांकि कल लालू प्रसाद यादव के द्वारा 6 लोगों के टिकट दिया गया और उन तमाम लोगों से टिकट पुनः वापस ले लिया गया, क्योंकि कांग्रेस 64 सीट का मांग कर रहा है। कृष्णा अल्लाबरू जो बिहार के प्रभारी हैं लगातार प्रेशर दे रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में महागठबंधन के वीआईपी की ओर से कई लोगों को टिकट मुकेश सहनी के द्वारा बांट दिया गया है, जिसमें आज तारापुर से वीआईपी के उम्मीदवार चकलदेव बिल ने अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल कर दिया है। इसी तरह वीआईपी के कई और सीटों पर मुकेश सहनी के द्वारा टिकट दे दी गई। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल पे तमाम उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर बात रंजीत जी कहें तो इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तक साफ नहीं हो पाया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इंडिया गठबंधन में शेयर शेयरिंग का मामला अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जबकि अब 2 दिन बचा है, 18 तक नामांकन होना है और अभी भी वहां की स्थिति बरकरार है। जी
2 दिन बचा हुआ है, ऊहापोह की स्थिति बरकरार है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिलहाल तय हो गया है। हमारे साथ और भी तमाम गेस्ट हैं और वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ निशांत कुमार जी जुड़े हुए हैं। निशांत जी, आप किस तरह से देखते हैं सीट शेयरिंग के मामला इंडिया गठबंधन में सुलझ नहीं पा रहा है? अगर नहीं सुलझ पाता है तो ये कहीं आने वाले समय में बिहार, खासकर इंडिया के लिए ये दिक्कत का सबब ना बन जाए, क्योंकि एनडीए तो उसको सुलझा चुका है। जहां तक अभी एनडीए की सुलझाने की बात है, जहां तक मुझे जानकारी है जी, अब नीतीश जी भी नाराज चल रहे हैं। अच्छा, 101 सीटों पर लेकर नीतीश जी भी नाराज चल रहे हैं। नीतीश जी की भूमिका पहले बड़े भाई के तौर पर हुआ करती थी, लेकिन अभी वो बड़े भाई नहीं, जुड़वा भाई की तरह है। अगर देखा जाए अभी जो आप कह रहे 111 सीटें दे तो दी हैं, अभी भी कोई नाराजगी, वो कितनी चाहते हैं? हेलो, हाँ, मैं कह रहा हूं कि सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार से तो कहीं ना कहीं सहमति बन गई है। आप कह रहे सहमति नहीं बनी है, तो कितनी सीटें चाहते हैं नीतीश कुमार? 101 सीटें मिली हैं नीतीश कुमार को जी, 101। तो अभी वो उससे संतुष्ट नहीं है, आपका कहना है? अभी जो जैसा कि नीतीश जी जो हैं अपनी सीटों को छोड़ना नहीं चाहते थे। जो भी सीटें हैं नीतीश जी उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। नीतीश जी से अभी फिलहाल सहमति नहीं बनी है। अगर बनी होती तो नीतीश जी भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करते। एलजीपी से भी तो सहमति बन गई ना सर? एलजीपी से वहां से सहमति बन गई है। एलजेपी जब ये बीजेपी, हम आरएलएसपी ने घोषणा तो कर दिया है कि हमारी सहमति बन है, लेकिन अंदरूनी वो लोगों में सहमति नहीं है। अच्छा, और हाँ, बोलिए निशांत कुमार जी, बोलिए। अंदरूनी सहमति नहीं है उनमें। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो अभी तो ये लोग में सीट फाइनल ही नहीं हुआ है कि हम कितना पर लड़ेंगे। अब ये लोग इंतजार कर रहे थे ये लालू जी के केस का, तो लालू जी के केस उसमें चलने लगे हैं। ठीक, तो अब तो कांग्रेस और दबाव बनाएगा कि भाई आपका। ठीक है नाजिर आलम जी, ये जो स्थिति बन रही है, हम बात कर रहे हैं बिहार का बाजीगर कौन बनेगा, और देख रहे हैं कि बाजीगर ही उलझे पड़े हुए हैं। ये अगर बाजीगर उलझ जाएंगे तो फिर क्या होगा? बिहार के बाजीगर तो नीतीश कुमार ही होंगे। ये देखिए, ये बात तो जनता तय करेगी। निशांत कुमार जी, ये बात तो जनता तय करेगी कौन होगा बिहार का। वो तो भविष्य के गर्भ में है। हम लोग आंकड़ों की बात कर सकते हैं, लेकिन आंकड़ों में एक आंकड़ा बड़ा खतरनाक निकल के आया, जिसके बारे में हमने बताया भी, जो 1% एनडीए ने नया सर्वे किया। लेकिन इस बीच मेरा सवाल नाजिर आलम जी से। नाजिर आलम जी क्या कहेंगे? नाजिर आलम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? नाजिर आलम जी, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, थोड़ा तेज बोलिएगा और बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं, आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? एक तरफ अब तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही तरफ सीट शेयरिंग को लेकर मसला अभी बरकरार है, लेकिन एक तरफ तो अभी स्थिति बनी नहीं है इंडिया गठबंधन में। लेकिन एनडीए ने एक मोटा खाका, जिसे कह सकते हैं, एक खाका जो है वो खींच दिया है। चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक खाका खींच दिया गया है। मैं उस खाके से अंदरूनी आदमी खुश हो ना खुश हो, लेकिन मोटे तौर पे खाका खींचा गया है। नाजिर आलम जी, बोले। यहाँ से सवाल ऐसा है कि आज हमारे जो है माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, जो ऊर्जा मंत्री हैं, 7 बार से जीत रहे थे, वो आज नामांकन कर चुके हैं। और अभी तक आरजेडी का कोई भी जो है अभी तक नामांकन नहीं हुआ। कोई भी अभी तक मुद्दा नहीं हुई है। तो हमको लग रहा है जो है आरजेडी का जो है खाता नहीं लग रहा है। हाँ, नाजिर जी, आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है। मैं रंजीत सम्राट जी के पास जाता हूं, और भी तमाम गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ कराते रहेंगे। रंजीत जी, जो तस्वीर के बारे में निशांत कुमार जी बता रहे हैं कि भाई सीट शेयरिंग तो हो गई है इंडिया में, एनडीए में, लेकिन उसके बावजूद भी भीतर ही भीतर ये देखने को मिल रहा है कि खुश कोई नहीं है। अगर ये स्थिति रही तो ये गठबंधन आगे कैसे चलेगा? हाँ, रंजीत सम्राट जी।
जी मैं बता दूं, ये गठबंधन की बात की जाए तो बिल्कुल स्वार्थ की गठबंधन है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों गठबंधन स्वार्थ पर निहित है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में अभी कुछ खास क्लियर नहीं हुआ है। अभी लगातार रावड़ी आवास में, ऐसा मार्ग में लगातार भीड़ है, तमाम कार्यकर्ता नहीं हुए हैं कि रंजीत तमाम भाई, लोगों को टिकट मैं मिले। एनडीए की बात कर रहा हूं। इंडिया में तो कोई खाका ही नहीं खींचा है, मैं एनडीए की बात कर रहा हूं। वहां जो खाका खींचा गया है, जो तस्वीर बनाई गई है, उसमें भी अब लोग खुश नहीं आपस में एक दूसरे से। मैं इस इंडिया पर भी बात गठबंधन कर की बात की जाए तो भाजपा 71 सीटों की सूची जारी की है, जिसमें कि कई उम्मीदवारों को पहले टिकट कट गया। जैसे नंदकिशोर यादव जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका टिकट कट गया है, तो वहां भी नाराजगी है। राम सूरत राय का टिकट कट गया है, तो दिन भर भाजपा कार्यालय में अफरा तफरी रहा और हंगामा होता रहा। तो बीजेपी कार्यालय में भी नाराजगी है, तमाम लोग काफी नाराज हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के क्षेत्र के भी कई उम्मीदवारों का टिकट कट गया है, तो कुल मिलाकर के बीजेपी में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। जबकि मैं बता दूं, एनडीए में जेडीयू धड़े की बात की जाए तो जेडीयू धड़े से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो गृह क्षेत्र है, राजगीर, हिसुआ, इन तमाम इलाकों में चिराग जी को टिकट दिया गया है, तो इससे उनकी नाराजगी है। और इसी के लेकर वो लगातार संजय झा को डांट भी लगाया है एवं कई मंत्रियों के साथ उनका नोकझोंक हुआ है और कहा इन तमाम मुद्दों को लेकर किसी भी तरह से हम समझौता नहीं करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग और भाजपा के जो स्टैंड लिया गया है, इस मुद्दे पर नीतीश कुमार भी काफी खासे नाराज है। ठीक है, ये तस्वीर बन रही है। नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं खास, जो किसे कह सकते हैं कि वो खुश नजर नहीं आ रहे। अक्षय आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता है बिहार से। अक्षय आर्य जी, जो तस्वीर दिख रही है भाई, मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, तो उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाता चलूंगा। और जो तस्वीर बन रही है, एनडीए ने सीट का तो बंटवारा कर दिया, खाका खींच दिया, लेकिन जो भीतर ही भीतर जो नीतीश कुमार खुश नहीं है, कईयों के टिकट कटे हुए हैं, कईयों के साथ क्या मसले हैं, तो ये दिक्कत कहीं भारी ना पड़ जाए आपको। सर क्या कहेंगे इस पे? मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। ये बड़ा ही हास्यास्पद है और मैं इस पर टिप्पणी करूं इससे पहले ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने सभी उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो फाइनल जारी कर दिया है और सिंबल सभी उम्मीदवारों को मिल गया है यहाँ। और नहीं, बोलिए। जो पत्रकार महोदय ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, तो भाई साहब आपसे किसने कहा कि नीतीश कुमार नाराज हैं? अगर नीतीश कुमार नाराज रहते या एनडीए गठबंधन में कोई भी कलह रहती तो भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित आज नहीं करती किसी भी तरह से। लेकिन चूंकि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, दैट इज वाई ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल पे चलिए आ जाते हैं। ऑल इज वेल पे आज आ जाते हैं। बिहार में सत्ताधारी एनडीए के नए सर्वे, आपको पता होगा, इसको लेकर अंदर खलबली मच रही है। उस सर्वे में ये निकल कर आ रहा है कि एनडीए का जो सर्वे है उसमें 1% का अंतर नजर आ रहा है 2025 में दोनों प्रमुख गठबंधनों के वोट शेयरों के को अगर हम बात करें, तो ये भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत की स्थिति नहीं है जो बिहार में बन रही है, जिसको लेकर एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है और बीजेपी में भी खलबली मची है। हाँ। जी, ये जो सर्वे है जी, तो ये अभी का सर्वे बता रहा है ना। अभी चुनाव में कई दिन बाकी है, 6 तारीख को और 14 को रिजल्ट आना है। तो 6 तारीख को जो पहला चरण का चुनाव है, उससे पहले आपको ये सर्वे बिल्कुल ही अलग ही आपको नजर आएगा। इसमें जो भी ऐसा तो नहीं अक्षय, ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में एनडीए में सीट शेयरिंग हुई जल्दबाजी में, ऐसा तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और अजहर भाई, एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि कई राउंड की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया सीट शेयरिंग का। और जब ये सीट शेयरिंग का निर्णय लिया गया था तो जदयू के, हम के, भूपेंद्र कुशवाहा जी के और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी वरिष्ठ नेता जो है वो आपस में बैठ करके उन्होंने। चलिए, रंजीत भाई आप एक तस्वीर रख रहे हैं, आर्य साहब एक तस्वीर बता रहे हैं। रंजीत भाई, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार
खुश नहीं है, बहुत से ऐसे नेता खुश नहीं है, बहुतों के टिकट कटे खुश नहीं है, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया गया है। अक्षय आर्य जी उससे किनारा कर रहे हैं, हकीकत क्या है सर? बिल्कुल वहां वो क्या स्थिति बनी है, मैं बता दूं कि आज नीतीश आवास में बिहार के सरकार के अंतर्गत जो भी विधायक है, खासकर मैं बता दूं गोपालगंज यानी गोपाल मंडल जो गोपालपुर के विधायक है, आज उन्होंने उनके कार्यालय के समक्ष आकर इस्तीफा दिया। एक सांसद है अजय मंडल, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तो कुल मिलाकर स्थिति बिल्कुल भयानक है। और मैं बता दूं कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। हालांकि मनाने के लिए उनके कई जो करीबी नेता हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो मान जाएं कि तारापुर जेडीयू का क्षेत्र था और तारापुर से बीजेपी को दिया जा रहा है, तो यहाँ भी नाराजगी है। राजीव सिंह वहां से विधायक थे और वहां से उनकी टिकट काट कर बीजेपी को टिकट दिया जा रहा है, तो यहाँ भी उनकी बात को लेकर के नोकझोंक हुई है और कई उम्मीदवारों के, जेडीयू के कई उम्मीदवारों का टिकट काटकर बीजेपी अपने पाले में और खास करके लोजप्पा अपने पाले में ले लिया है। तो इन तमाम बात को लेकर काफी नोकझोंक हुआ है, इस पर बहस भी हुई है। हालांकि मनाने के लिए संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, लगातार घंटों उनको समझाने का प्रयास किए, लेकिन उनके साथ उन्होंने डांट फटकार कर संजय झा को अपने आवास से भगा दिया। ठीक, चलिए मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ आपको बता दें कि एक निशांत कुमार जी, जो बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं अक्षय आर्य जी, आप उस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या मुझे ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी में एनडीए में जो सीट शेयरिंग का प्लान बना हुआ है वो कहीं भारी ना पड़ जाए? आपको ऐसा तो नहीं लगता? क्योंकि तमाम ऐसी लिस्ट में फेरिस्त में नाम रणजीत सम्राट जी बता रहे हैं जो दिक्कत दे सकते हैं, जो परेशान है, जो नाखुश हैं। क्या कहेंगे आप? जय कुमार जी भी जो दिनारा से कैंडिडेट थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। रंजीत जय कुमार जी का नाम भूल गए होंगे, उन्होंने भी अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है और काफी लोग नाराज चल रहे हैं। बीजेपी में नाराजगी नहीं है, जिनको टिकट मिली है वो नाराज नहीं है, नहीं मिली है वो भी नाराज है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पटना साहिब के जो विधायक हैं नंदकिशोर यादव, उनकी टिकट कटकर रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया गया है। तो वहाँ जो नंदकिशोर यादव के समर्थक हैं, ठीक बात आ गई। निशांत कुमार जी बात आ गई, रणजीत सम्राट जी बात आ गई, नाजिर आलम जी मैं आपके पास आऊंगा। अक्षय आर्य जी, तो फिर जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, ये कौन सी तस्वीर है जो आप दिखा रहे हैं? हकीकत तो कुछ और है जमीनी स्तर पर जिसको हम देख रहे हैं। देखिए, जब चुनाव में उम्मीदवारी की घोषणा होती है तो जाहिर सी बात है जिनको टिकट नहीं मिलता है उनमें नाराजगी, ये सामान्य सी बात है। ये कोई विशेष ऐसी कोई बात नहीं है जिसको कि हाईलाइट किया जाए। ये सामान्य प्रक्रिया है। जिनको टिकट मिलता है और वो तो अपना नामांकन के लिए चले जाते हैं, जिनको नहीं मिलता है उनमें नाराजगी रहती है। और जहां तक बात नंदकिशोर यादव जी की है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया कि पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। हो सकता है आपने जो सर्वे इंटरनल कराया, अक्षय आर्य जी, आपने जो सर्वे कराया, एनडीए ने जो सर्वे कराया, उसमें एक चीज निकल के आए, वो जो 1% निकल के आया, दोनों प्रमुख पार्टियों में 1% का मामला, मतलब नेक टू नेक फाइट है। और नेक टू नेक फाइट में अगर ये स्थिति बन रही है जहां पर नाखुश लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा? बिहार के बाजीगर कैसे बनेंगे? महत्वपूर्ण ये है कि बिहार का जो ये चुनाव है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इन दोनों चेहरों पर लड़ा जा रहा है। इसमें कहीं कोई बड़ा भाई छोटा भाई की बात है ही नहीं, दोनों चेहरों पर लड़ा जा रहा है। और यही कारण है कि बराबर सीटें भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों को 101 सीटें। लेकिन इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो बराबर सीटें मिली हैं उस पर भी सहमति साफ तौर पे बनती नजर नहीं आ रही है। बिहार में कास्ट फैक्टर हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार का बाजीगर कौन होगा समझने की कोशिश करेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, बिहार में सत्ता का रण खिंच चुका है। बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से जुड़ी हुई। तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, ये बड़ी खबर है। प्रशांत किशोर नहीं, रोहतास की करगहर और वैशाली की राघोपुर की सीट जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान। बड़ी खबर, जनसुराज ने चंचल सिंह को राघोपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। तो तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे, ये एक स्थिति स्पष्ट फिलहाल हुई है। लेकिन बहुत कुछ है जो अभी चर्चा में चल रहा है। बिहार की राजनीति को समझ पाना इतना आसान नहीं है। कब कौन किसके साथ हो जाए, कब कौन किससे साथ छूट जाए, कब कौन किससे जुड़ जाए, ये कोई नहीं जानता बिहार में। लिहाजा यही वजह है कि सीट शेयरिंग को लेकर मसला अभी भी फंसा हुआ है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उन सबके बीच बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया जहां पर अभी एक खाका खींच नहीं पाई है सीट शेयरिंग का, वहीं एनडीए ने खाका तो खींच दिया है, लेकिन उस खाके से अंदर ही भीतर लोग खुश नजर साफ तौर पर नहीं आ रहे। जाहिद अंसारी हमारे साथ आरजेडी के नेता इस वक्त जुड़ गए। जाहिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पुष्कर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सीधे पुष्कर सिंह की तरफ रुख करते हैं। पुष्कर सिंह जी, क्या चल रहा है इंडिया में, बिहार में, इंडिया गठबंधन में या यूं के आईएनडीए में क्या चल रहा है बिहार के अंदर? क्यों अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर आप मसले को सॉल्व नहीं कर पाए हैं? आखिर क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? जैसा मैं बता दूं हाँ। कि आज रात में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। रात के 11 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और सारे पत्रकार भाइयों को भी बता दिया जाएगा कि हम कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं बिहार में चुनाव। और जैसा स्थिति है बिहार में, हमारी बिहार की जनता 25 सालों से पूरी उब चुकी है नीतीश बाबू की सरकार से, और इस बार बदलाव होगा बिहार में। और जैसा वस्तु स्थिति आएगी स्पष्ट, हम 11 बजे आपसे जुड़ेंगे और फिर अपडेट देंगे कि कौन सी सीट हम लोग लड़ रहे हैं, कहां से कौन सा प्रत्याशी होगा। स्पष्टता ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई ढाक के 3 पात बज रही है कि हमने बंटवारा कर दिया और अपने ही में कलह मचा हुआ है। लेकिन जिससे आपकी टक्कर है उन्हीं ने तो ऐलान कर दिया ना, उन्हीं ने तो स्थिति साफ कर दी। आप इतने पीछे क्यों चल रहे हैं? पीछे इसलिए नहीं चल रहे, पीछे हमारे में कोई आपसी विवाद नहीं है, हमारे में कोई ऐसी नहीं है। आज असमंजस की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। असमंजस की स्थिति हमारे विपक्षियों में हुई है, एनडीए गठबंधन में हुई है। जैसा अभी देख रहे होंगे कि 29 सीट देने के बाद भाई साहब। अक्षय जी कुछ कहना चाह रहे? अक्षय जी बोले। अक्षय जी जल्दी से जवाब दे, फिर आगे बढ़ो। अक्षय जी, घटना बता रहा हूँ। आदरणीय लालू प्रसाद जी, उन्होंने सिंबल विधायकों के लिए बांटा और तेजस्वी यादव पटना से आए। रात में 2 बजे वो सारे जितने भी सिंबल बांटे गए थे। अच्छा भाई, आपके पास इसके ठोस सबूत है कि सिंबल वापस ले लिए गए? आप लालू जी के साथ टिकट बांट रहे थे, यानी हमारे पार्टी के दल के नेता है। बिल्कुल वो कह रहे सबूत है उनके पास। पुष्कर सिंह जी वो कह रहे सबूत है। की बातों को काटने से पहले अपने घर को झांक लो कि आपके घर में क्या स्थिति है, और दूसरों को हंसने से पहले, अच्छा भाई एक मिनट, दूसरों को हंसने से पहले अपने घर के और अपने आंगन में। अक्षय आर्य जी मैं जवाब लूंगा। अक्षय आर्य जी मैं जवाब लूंगा। जाहिद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ गए, आरजेडी के नेता है। जाहिद साहब बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे घर की बात हो रही है, मैं चाहूंगा कि अपने घर, जो आपका घर है इंडिया गठबंधन, क्या उसमें स्थिति साफ हो गई है या अभी भी कहीं पे फंसा हुआ है? जाहिद भाई, साफ है स्थिति, तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? स्थिति साफ है, कहीं कोई पेच नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं, इतना वक्त क्यों लग रहा है सर? इतना वक्त काहे लग रहा है? इतना वक्त क्यों लग रहा है जब एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चीजें सामने रख रहा है, खासकर एनडीए की बात करें तो आपके आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि कोई आगे आगे नहीं बढ़ पा रहा है? और अक्षय आर्य जी तो कह रहे हैं कि सिंबल तक वापस ले लिए गए। अब इसमें बताइए। सिंबल वापस नहीं लिया गया है, और गठबंधन के राजनीति में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि एट द 11th आवर फैसला करना पड़ता है लीडरों को और पार्टी को, वो हो जाएगा वो। नाजिर आलम जी क्या कहेंगे आप? जहाँ तक सवाल है आवाज आ रही सर? हाँ आ रही बोली। आप बहुत देर से बैठे, मैं चाहूंगा आप ही बोले। महागठबंधन का हम तो यही कहेंगे, मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक के द्वारा यही कहेंगे
ये अभी जो है आरजेडी पीछे चल रही है, महागठबंधन जो है अभी पीछे चल रही है और एनडीए जो है अपना सामने ला रही है। आज मेरे यहाँ भी दो जो है रामविलास कामत जी विधायक और विजेंद्र प्रसाद यादव जी जो है आज जो आप भी है, जबकि दो विपक्ष चल रहा है, इसलिए लेट हो रही है महागठबंधन में, जहाँ तक मेरी सोच है। नाजिर भाई जी, जिस तरह से आप बता रहे महागठबंधन में जो लेट मतलब शीट शेयरिंग को लेकर जो तस्वीर नहीं साफ की जा रही है, जिसकी वजह आप सौर बता रहे हैं, मौजूदा वक्त में अगर बात की जाए बिहार में क्या लगता है आपको, टक्कर क्या नेक टू नेक इस बार लग रही है या कुछ और है? इस बार का जो है बहुत ही टफ लग रहा है, क्योंकि हर जगह दोनों तरफ से जो है सुनने को मिल रहा है टक्कर नेक टू नेक है। अच्छा, अरे सर टक्कर नेक टू नेक तभी होगी जब आप कम से कम अपने सामने तो चीजों को लेकर आएंगे। आएगा नहीं आएगा कहने से क्या होता है ये बताइए जाहिद भाई। अभी तक जो भाई मतदाता है वो यही नहीं क्लियर है किसके पास कितनी सीट जाएगी, कौन कहां से लड़ेगा, कुछ नहीं अभी क्लियर है। चुनाव बिल्कुल सर पे लग गए हैं, सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय नहीं और आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, कैसे समझा जाए? क्लियर हो जाएगा क्लियर। हाँ बोलिए। चंद घंटे और इंतजार कीजिए, हो जाएगा सब क्लियर जी। 24 घंटे इंतजार की बात कर रहे हैं? चंद घंटे इंतजार की बात हो रही है। जी ठीक है, अक्षय जी क्या कहेंगे चंद घंटों में? हाँ तो शायद मुझे लग रहा है कि अक्षय जी से हमारा संपर्क। निशांत कुमार जी क्या कहेंगे, ये जो बात कही जा रही है इसमें कितनी हकीकत है, या ये बात जो कही जा रही है सिर्फ ऐसा ही भोकाल में कही जा रही है? लेकिन निशांत कुमार जी मैं समझ क्या चंद घंटों में इंडिया गठबंधन क्या सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सामने रख पाएगा? आपको लगता है ऐसा निशांत कुमार जी? हाँ निशांत कुमार जी बोले। निशांत कुमार जी आवाज आपकी कट कट के आ रही है, मेरी आवाज जा रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। ये अभी तक तो ये लोग फैसला ही नहीं कर पाए हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अभी बता रहे थे कि 11 बजे रात में हम फैसला करेंगे, या फैसला हो गया है, अनाउंस करेंगे 11 बजे रात में। हमें तो क्या हर जाए, क्या दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप कल कीजिए। दिक्कत क्या आ रही है? कल नहीं करेंगे आज करेंगे, कल नहीं करेंगे आज करेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि जदयू के जगह पर भाजपा वालों को दे देंगे। हाँ निशांत कुमार जी बात को पूरी करें अपनी। लगता है हम लोगों को छोड़िए ना। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और शायद मुझे लग रहा है कि निशांत कुमार जी तक भी मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो बिहार में स्थिति बनी हुई है, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि एनडीए सीट की शेयरिंग और इंडिया गठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। एक तरफ आरजेडी के जो प्रवक्ता है जाहिद अंसारी साहब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कितना ठीक है ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। और पुष्कर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। पुष्कर सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा 11 बजे तक क्लियर कर देंगे, तो 11 बजे से पहले तो कुछ फंसा है ना कहीं पर, वो बता दीजिए। सर देखिए, जैसे वस्तु स्थितियां क्लियर हो रही है, हमारे साथ गठबंधन के और भी दल शामिल हैं, सारी सीटों पर विस्तृत चर्चा हो रही है और हम 11 बजे पूरे समूहों के साथ सर्वदलीय बैठक। एक बात जो पुष्कर सिंह जी कही कि लालू प्रसाद यादव ने कई सिंबल वापस लिए, ये जो बात सामने निकल कर आ रही है और ये बात कही जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? जो बात बिहार चुनाव को लेकर बहुत अहम कही जा रही है, अगर ऐसी स्थिति है तो कैसे ही इंडिया गठबंधन बिहार में आगे बढ़ेगा? और दोनों चरणों के तो चुनाव भी लगे। क्या है सर कि थोड़ी देर हुई है, लेकिन इस देर का कारण है कि हमारे गठबंधन में और भी घटक दल हैं जो अपनी अपनी मांगे रखते हैं और मांग रखना भी लाजमी है, लेकिन हमारे में कोई मतभेद नहीं है। हम तुरंत इन मामलों को सुलझा के रात 11 बजे तक हमारी सारी स्थिति स्पष्टता आ जाएगी और आपको भी पता चल जाएगा हमारे तमाम
बिहार वासियों को क्या कि मांग है? उन्हें जनता चुनाव के में सामने रख दी है, जनता सुन रही है। आप, मैं चाहूंगा कि आप बता दीजिए कोई ऐसी कोई मांग हो जो बता सकते हैं, हमें बड़ी खबर के रूप में के न्यूज को बता सकते हैं तो बता दीजिए। करने के लिए। हाँ, पुष्कर सिंह जी बोले। पुष्कर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। हाँ हेलो। हाँ, पुष्कर जी की मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। आप पुष्कर सिंह जी, मेरी, मैं चाहूंगा एक बार सबसे पहले आवाज दुरुस्त कर लीजिए। पुष्कर सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जाहिद अंसारी जी, मैं चाहूंगा एक बार बोलें, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जाहिद भाई और मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बिहार चुनाव को आप किस नजर से देखते हैं? हमसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे पूछ रहे हैं, बोलिए। क्या संदर्भ थोड़ा बता दीजिए। जी, मैं संदर्भ ये बताना चाहता हूँ, मौजूदा स्थिति में जो देख रहे हैं हम, एक तरफ एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर जो तस्वीरें साफ कर दी, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अभी सीट शेयरिंग को लेकर, जैसा कि प्रवक्ता कह रहे हैं, 11 बजे तक हम इस बात को क्लियर कर देंगे। बिहार के चुनाव में आपको लगता है कि ये फाइट नेक टू नेक होने वाली है या इसमें कुछ और रद्दोबदल है? देखिए, दोनों गठबंधन बेहद कंफ्यूजन के शिकार में चले गए हैं। तो महागठबंधन भी है, वहां भी तनाव अपने चरम लेवल पे है, और जो एनडीए गठबंधन है वहां भी तनाव अपने चरम लेवल पे है। और कुछ चीजें इस दौरान ये समझ में आ रही है कि जैसे नीतीश कुमार को आमतौर पे माना जा रहा था कि वो अब चुके हुए हैं और वो कुछ तय नहीं करते हैं, लोग तय करते हैं। तो ये जो उनकी बीमारी का जो बताया जा रहा था, तो वो आज जिस तरह से स्टैंड लिए हैं, तो ये बात तो लग रही कि वो उतने बीमार नहीं है। खास जंक्चर आता है तो वो अपना रोल ले लेते हैं, और उन्होंने अपनी एक नाराजगी बड़ी भारी जाहिर कर दी है। तो एक तो ये दिख रहा है कि वो अभी मेन रोल में रहना चाहते हैं, इतना उनको समझदारी है, और इसलिए उन्होंने बीजेपी के सामने अपना एक तनाव पैदा कर दिया है। उनको मनाने की और तमाम तरह की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि यहाँ राजद के और कांग्रेस के बीच का जो तनाव है वो भी बहुत बढ़ गया है। अब ये अपने आप में बहुत चर्चा का विषय है। वो ये कह रहे हैं, जब मैं पूछ रहा हूँ, कह रहे हैं तनाव मुक्त है, हमारे बीच कोई तनाव नहीं है। 11 बजे तक वो क्लियर कर लेंगे, इतने महीनों से क्लियर नहीं कर पाए। 11 बजे कह रहे हैं क्लियर हो जाएगा सब कुछ, सारा तनाव। ये दोनों गठबंधनों के लिए तनाव का विषय इसलिए है कि 17 तारीख लास्ट नामांकन का दिन है, और अभी तक आप अपना तय नहीं कर पाए। इससे बड़ा तनाव क्या हो सकता है? सही कह ये इससे बड़ा तनाव क्या हो सकता है? दोनों ही गठबंधन अभी एक बेहद कंफ्यूजन में है, और जनता में एक निराशा जा रही है। दोनों गठबंधन के जो समर्थक हैं उनमें एक गहरी निराशा जा रही है, वहां एक कंफ्यूजन पहुंच रहा है। और चुनाव की तरफ बढ़ने के बजाय, बहुत बड़ी बात मनीष जी आपने कही, ये बहुत बड़ी वजह है कि भाई वोटर को यही नहीं पता है, प्रत्याशी को भी नहीं पता है कि भैया चुनाव लड़ेगा, वोटर को ही नहीं पता है कि आखिर माजरा क्या चल रहा है। और ये स्थिति अगर इतने दिन कम बची हो तो बहुत खतरनाक हो जाती है। अभी तेजस्वी यादव दिल्ली गए और ये खराब मैसेज गया कि वहां राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ये मैसेज गया जो जितनी सरलता से ये बॉडी लैंग्वेज उनकी, वो एक मैसेज वहां भी चला गया। और इधर भाजपा और नीतीश जो बताया जा रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो नीतीश जी ने अपना एक स्टैंड ले लिया। तो मेरा ये कहना है कि दोनों तरफ के दो बड़े जो गठबंधन पार्टियां हैं, जो मूल गठबंधन पार्टियां हैं, वहां तनाव चरम गठबंधन की है। तो मैंने पहले भी कहा कि ऑल इज वेल, सारे जितने भी घटक दल हैं सबका जो बेगूसराय में समर्थकों में उत्साह है, तो भागलपुर की बात बताइए ने, वहाँ जय मंडल ने त्याग पत्र दे दिया, गोपाल मंडल ने त्याग पत्र दे दिया। इनके समर्थक में उत्साह है या हताश है, वो बताइए नहीं है। आप एक बेगूसराय की बात कर रहे हैं, इस थोड़ा जानकारी को दुरुस्त किया जाए। अजय मंडल ने त्यागपत्र दिया नहीं है, उन्होंने त्यागपत्र देने की पेशकश की। आप इसको ये मत बोलिए कि त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने की स्थिति क्यों आई? अब वो कहीं ना कहीं के बारे में आपने बोला त्यागपत्र देना, इस्तीफा मुख्यमंत्री जी मैं जाहिद भाई आता हूं। जाहिद जी, अब मैं आता हूं आपके साथ। मनीष जी क्या कहेंगे, आप जवाब देना चाहते हैं? मनीष जी बोले। इस्तीफे हैं वो हमारे अपने
घटनाक्रम में ठीक है, कहीं ना बात कहीं आगे अक्षय आर्य कोई जी, ना कोई अक्षय थोड़ी आर्य सी जी आगे लूपहोल रहती है। हाँ राजगीर की सीट इसको ये जनता ना दल समझा की जाए सीट कि है, लोगों में वो चिराग ऐसा पासवान को संयोग कैसे नहीं- अलॉट कर दिया। जाहिद भाई, जब मैं आपसे आपकी पार्टी के बारे में पूछ रहा था, आपने कुछ नहीं बोल रहे थे, आपने चुप्पी साध ली थी, आपने कहा था 11 बजे बोलेंगे। अब आप बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने पूछा आपके लिए कि आखिर इंडिया में क्या चल रहा है और ये सिंबल वाला मामला, तो आप बिल्कुल चुप्पी साध गए, आपने कहा 11 बजे बताएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे 11 बजे बताएंगे। अच्छे तरीके से समझ लिया जाए कि बिहार की 11 बजे ऐसा क्या होने वाला है भाई? क्या होने वाला है 11 बजे? हम भी जान लें, आप बड़ी खबर हमें दे दीजिए। कुछ बड़ा होने वाला है क्या 11 बजे? 11 बजे बताएंगे। हाँ, कितने बजे बताएंगे? फिर से बता दीजिए। 11 बजे? हाँ चले ना, 11-12 बांध लीजिए ना, चंद घंटे इंतजार कीजिए ना। ठीक है। मनीष जी कुछ कहना चाहते थे, बोले। मनीष जी बोले। मैं ये कह रहा था कि इसको फिर मैं कहना चाहता हूँ, कल कहा जा रहा था कि वहां सब कुछ बहुत आपस में सहजता के साथ सब कुछ तय हो गया, कोई कटता नहीं है, एनडीए ने पूरा ऐलान कर दिया है, और 2 बजे प्रेस वार्ता होने वाली थी, वो नहीं हुआ। शाम को प्रेस वार्ता होने वाली थी, वो नहीं हुआ। उसके बाद जीतन राम जी का बयान आप देख रहे होंगे, जीतन राम जी ने क्या कहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक, और नीतीश की तरफ से जो बातें आ रही हैं, जो उनको लेकर के बातें आ रही हैं, वो अपने ही अध्यक्ष पे नाराज दिख रहे हैं। ये चर्चा तो है ना भाई, और ये चर्चा अगर इसको मैं सही ना भी मानूं, तो कल शाम को प्रेस वार्ता क्यों नहीं हुई? जो घोषित प्रेस वार्ता थी, 2 बजे प्रेस वार्ता होनी थी, वो घोषित क्यों नहीं हुई? और दूसरा बात, कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि आज सुबह तक सारा कुछ फाइनल आ जाएगा, लेकिन सुबह तक कुछ नहीं हुआ भाई। आज शाम गुजर गया, वहां भी कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं, चरम तनाव से दोनों गठबंधन अपने अंदरूनी झगड़ों में फंसे हुए हैं। यह अपने आप में बहुत ही, कह लीजिए कि बिहार के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने अपने समर्थकों के लिए ही नहीं, केवल बिहार के लिए भी ठीक नहीं है। ये तय नहीं कर पा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है पूरे चुनावी प्रक्रिया में, मैं बोल रहा हूं। ये क्यों पहली बार हो रहा है? तो इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या नजर आ रही है मनीष भाई? बड़ी वजह इसके पीछे क्या नजर आ रही है? अगर ये पहली बार हो रहा है तो बड़ी वजह इसके पीछे क्या है? सारे लोग सारी जगह असुरक्षा बोध है, चरम। जो गठबंधन के जो पार्टनर हैं, वो भारी असुरक्षा बोध में हैं। वो कोई उनके अंदर जो है आगे का वो सोच रहे हैं, और वो असुरक्षा बोध उनको ज्यादा से ज्यादा सीट लेने के लिए, किसी भी स्तर तक जाने के लिए उनको प्रेरित कर रहा है। ये कह लीजिए कि एक बेहद मैंने अबे शर्मा जी, सॉरी अक्षय आर्य जी, जाहिद अंसारी साहब की तो फिल्म 11 बजे लगेगी, जैसा कि वो कह रहे हैं। आपकी फिल्म तो खैर कह सकते हैं कि फिल्म जो है वो लॉन्च हो गई है, लेकिन उसमें जो है ये बात निकल कर आई, जैसा कि मनीष जी कह रहे हैं कि नीतीश जो है वो खुश नहीं है, और बहुत सारे लोग जो है वो खुश नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि जो प्रत्याशी है उसी को नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो स्थिति सब बनी हुई है बिहार चुनाव में, ऐसा क्यों है जो एनडीए के अंदर ये स्थिति बनी हुई है? क्या ये इस वजह से बनी हुई है कि वो 1% का अंतर जो अंदर ही अंदर एनडीए को डरा रहा है? हमारी फिल्म रिलीज हो चुकी है जी, और अभी आने वाले दिनों में आपको नहीं रिलीज किरदारों का आता पता नहीं है, तो रिलीज करके क्या करेंगे? किरदार तो अलग अलग जा रहे हैं ना, सब जा रहा है। जी अक्षय आर्य जी हाँ, मैं कह रहा हूँ फिल्म रिलीज कर दी है, लेकिन किरदार कहाँ खुश हैं आपके फिल्म के अंदर, ये भी तो बताइए। हमारी फिल्म आपको दिखेगा, आने वाले कुछ दिनों में आपको ये दिख जाएगा कि हमारी फिल्म पूरे बिहार में जबरदस्त तरीके से सुपरहिट होने जा रही है। ये इसके जो 2 महानायक आरजेडी नेता पूछ रहे हैं आपके हीरो कोई नहीं है अभी। हीरो बता दीजिए कौन है? जाहिद भाई पूछ रहे हैं अक्षय आर्य जी, आपके हीरो कौन है? उतरने वाला था, मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, अच्छा सवाल पूछा, हीरो कौन है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी फिल्म के जो 2 मुख्य महानायक हैं, आदरणीय नीतीश जी और हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, तो इन 2 महानायकों पर जनता का पूरा भरोसा है। और इस फिल्म का जो क्या बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन होगा, अक्षय आर्य जी, जाहिद अंसारी जी, उन्हीं ने अपने नायक बता दीजिए, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप भी बता दीजिए आपकी फिल्म के कितने किरदार हैं, जरा मैं जान जाऊं। क्या हमसे पूछ रहे हैं आप? हाँ आपसे पूछ रहे हैं, आप भी बता दीजिए। भले 11 बजे लॉन्च होगी, लेकिन किरदार तो बता दीजिए, कौन है मुख्य किरदार? मुख्य किरदार का नाम जरा ले लीजिए।
और पुत्र सिंबल वापस ले लेते गठबंधन हैं। में जितनी पार्टियां हैं उसके जो नेता हैं सब किरदार हैं। मैंने इनके हीरो के ऊपर सवाल उठाया था कि इनके हीरो ही नाराज हो गए हैं। मेरे यहाँ गठबंधन में जितने पार्टियां हैं तमाम नेता वो किरदार हैं उसके। ऐसे तुम बातें करती हो ठीक नहीं है। ठीक है मनीष शर्मा जी, इस बार मैं आऊंगा, नाजिर भाई बहुत देर से बैठे। नाजिर भाई, इस बार बिहार का चुनाव क्या लगता है आपको, किन मुद्दों पर होने वाला ये चुनाव है? अब अगर मेन मुद्दों की बात हम करें, बहुत कुछ है, बहुत सारे मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे भी हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। इन सब के बीच बिहार का अपना एक अलग चुनाव है, अलग जातीय समीकरण है जिसको समझना पाना शायद बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। नाजिर भाई, किस तरह से देखते हैं? जाहिद भाई, जैसे कि आपने कहा, इस बार का चुनाव जो है बहुत ही अलग ढंग से होने के लिए जा रहा है। इस बार देखिए, एक तरफ आपको जो है जनस्वराज खींच रहा है, दूसरी तरफ जो है आपको जो MIM है हमारे बिहार में, वो भी पैर पसार रहे हैं। जहां तक सवाल है, अभी देखिए जल और एक चीज नाजिर भाई, एक चीज प्रशांत किशोर का पीछे हट जाना, प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव की सीटों से पीछे हट जाना, इसको भी मैं चाहूंगा किस नजर से देखते हैं? जहां तक हेलो, हाँ बोलिए। हम कोई नजर देखिए, हम किसी नजर से देख नहीं रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव जो है बहुत ही, जितने चुनाव हुई है इस बार का चुनाव हमको लग रहा है बहुत ही अलग ढंग से होने के लिए जा रहा है। जो हमारे मनीष भाई भी जो है इस बीच में बोले हैं और आपको जरूर जो है इस बात का जो है ये किए, आगाह भी किए हैं, दोनों में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है। नहीं क्या, लेकिन मनीष भाई क्या लगता है, मुद्दे इस बार बिहार के चुनाव में काम करने वाले हैं या सियासी समीकरणों को इस हिसाब से सेट किया जाएगा कि मुद्दे बौने हो जाएं? क्या लगता है मनीष भाई? नहीं, इसमें देखिए दोनों में एक अंतर है। अगर सत्ताधारी जो गठबंधन है उसमें अगर लेट हो रहा है तो वो भी खराब है, लेकिन वो मैनेज करने लेने की उनके पास सत्ता की ताकत है, चुनाव आयोग उनके साथ है, अन्य जो संस्थाएं उनके साथ हैं, तो वो तो शायद अपना देर करके भी थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर विपक्ष अगर फंसा हुआ रहेगा अपने बंटवारे में, अपने सिस्टम को ठीक करने में, और समय से पहले उसका क्लियर कट उसका गठबंधन का सामने नहीं आएगा, तो ज्यादा नुकसान उसको सहना पड़ेगा। वो इसलिए सहना पड़ेगा कि उसने जो मुद्दे बनाए थे बिहार में, जो मुद्दों को लेकर के वो उतरे थे सड़क पे, वो मुद्दे डैमेज हो रहे हैं, वो मुद्दे डाइवर्ट हो रहे हैं और सत्ता के लिए मददगार हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि दो गठबंधनों में कंफ्यूजन दोनों जगह है, लेकिन ज्यादा नुकसान महागठबंधन को सहना पड़ सकता है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के पास बहुत सारे तंत्र होते हैं चीजों को मैनेज कर लेने का, बहुत सारी संस्थाओं को अपने हिसाब से लगा लेने का, बहुत सारे उनके पास एसेट होते हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। महागठबंधन का अगर इतना देर तक अपने गठबंधन को न कर पाना, उसके लिए ज्यादा घातक साबित होने जा रहा है। बड़ी बात कही। एक तरफ मनीष भाई, एनडीए बनाम इंडिया है, लेकिन प्रशांत किशोर की भी मैंने खबर पढ़ी थोड़ी देर पहले, बड़ी खबर बताई। प्रशांत किशोर की स्थिति को आप कहां पे देखते हैं? क्योंकि नई राजनीति लेकर आने की कोशिश बिहार में कर रहे थे, पूरे बिहार को पैदल नापने की कोशिश उन्होंने की, और अभी हमने देखा कि एंड टाइम पे तेजस्वी यादव जिस सीट से लड़ रहे थे उससे वो पीछे हट गए। ये परिस्थिति जो है इसको किस तरह से देखा जाए? प्रशांत किशोर जो कि वो एक अलग तरह की राजनीति की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो बिहार का अरविंद केजरीवाल बनने की दिशा की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो परिस्थितियां सामने आई उसके तहत प्रशांत किशोर का पीछे हटना, ये क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए मेरा इसमें कहना है कि एक चीज को आमतौर पे जो दोनों महागठबंधन है वो प्रशांत किशोर को आमतौर पे हल्के में ले रहे हैं, लेकिन एक बात समझना है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक सीरियस फैक्टर बन गए, तो नकारा नहीं जा सकता है। अब वो ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि हर सिचुएशन में वो किंग मेकर की स्थिति में भी जा सकते हैं। अगर जिस तरह के टफ लड़ाई है दोनों महागठबंधनों की, जिस तरह का टफ लड़ाई है उसमें बहुमत को लेकर के बहुत सारे संकट आ सकते हैं, थोड़े से अंतरों, थोड़े से सीटों के लिए, थोड़े से मामलों के लिए।
तो प्रशांत किशोर एक तीसरा फैक्टर बने हुए हैं, उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो एक फैक्टर बन चुके हैं और आने वाले समय में अब वो उनकी प्रासंगिकता को, उनकी राजनीति पे आप बात कर सकते हैं, गलत या सही है, उनकी राजनीति की बात कर सकते हैं, किसके हिसाब से कर रहे हैं, किसकी मदद कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये सब डिबेट अलग बात है। लेकिन बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक सीरियस फैक्टर बने हुए हैं जी। और आप देखिए, आप सीरियस फैक्टर है। देखना दिलचस्प ये होगा कि प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में वो कितना समझ पाते हैं। उन्हीं ने कहा है कि हम तमाम जगहों की सियासत को समझ के आए हैं, लेकिन क्या बिहार की राजनीति में वो कुछ कर पाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, सवाल बड़ा है। लेकिन नादिम आलम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, 243 विधानसभा सीटों पर ये जो स्थिति बनी हुई है, इसमें क्या आपको लगता है जातीय समीकरण पे बहुत ज्यादा कस दिया गया इस बार बिहार की जनता को? जातीय समीकरण पर, जहां पर मुद्दे कहीं पर जो है वो स्पेस उनका रखा नहीं गया, क्या कहेंगे? जा रही है शायद, मुझे लग रहा है। नाजिर आलम जी, मेरा सवाल पहुंचा तो जल्दी से उस पर जवाब दे दें। आ रही है। हाँ, आ रही है, बोलिए। हाँ, इस बार जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि जातीय समीकरण, इस बार कोई जातीय समीकरण नहीं, इस बार काम के बदौलत सबको जो है काम किया जाएगा। हर जगह के विधायक को देखा जा रहा है कि काम कौन कितना किया, पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सब जातीय समीकरण अभी मायने नहीं रखता है। तो क्या मायने रखता है आपकी नजर में? क्या लग रहा है, क्या मायने रखता है? क्या मायने रख रहा है इस बार चुनाव में मेरे नजर में? हाँ, मेरे नजर में इस बार सिर्फ काम जो किया गया है उसको लोग चाहत काम मायने रखता है। ठीक है, फिलहाल ये वक्त ही बताएगा काम मायने रखता है या जातीय समीकरण बिहार की राजनीति में, क्योंकि बिहार की सियासत को, जैसा कि मैंने कहा, समझ पाना शायद बहुत मुश्किल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर सिंह जी, जाहिद अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अक्षय आर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, रंजीत शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, निशांत कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम गेस्ट हमारे आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार का बाजीगर कौन है ये वक्त ही बताएगा। चुनाव नजदीक हैं, तस्वीर बहुत हद तक साफ नहीं है। किसी की फिल्म रिलीज हो चुकी है तो किसी की फिल्म 11 बजे रिलीज होगी, उसमें क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मंथन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का